ओके जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हमारा लेक्चर 3 है एंड दैट इज़ आल्सो द कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात डिस्कस की थी जो प्रीवियस ब्रांचेस थी। अब हम बात डिस्कस करने लगे हैं जो कि हमने इस नई बुक में नई थोड़ी सी ब्रांचेस हैं। नो डाउट इनके बारे में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत पता ज़रूर होगा, तो लेकिन ये कि अब हम इनको नए एस्पेक्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी कि अब ये काफ़ी एडवांस्ड बायोलॉजी है। इस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच कंसीडर होती है विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हम मॉलिक्यूल लेवल पे जाके बात करते हैं। यानी कि अब हमें कोई भी चीज़ मिलती है ना, तो हम उस चीज़ को बायोलॉजिकली अगर डिस्कस करना चाहते हैं हम उसके मॉलिक्यूल लेवल तक बात को लेके जाते हैं कि उसके अंदर किस किस किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इवन दो कि हमने अपनी खुराक को भी मॉलिक्यूलर लेवल तक जाके स्टडी कर लिया हुआ है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर और सेल लेवल। सेल लेवल तक तो जाते ही हैं, सेल लेवल के बाद जाने के बाद उसके सेल्स के अंदर किस किस किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और उनके ऑर्गेनेल्स किस किस किस्म के बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्दर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है। आगे चलते हैं जी। अच्छा चलें, इसके अगर हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, अच्छा मॉलिक्यूलर लेवल पे किसकी स्टडी? सेल की और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की। ठीक है जी, ये जी हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ओके, सो इफ वी डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आजकल इस चीज़ को वाकई कंसिडर किया जा रहा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ्स के ऊपर और हमारे साथ साथ इस ज़मीन पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो बेसिकली इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जो हमारा ताल्लुक हमारे एनवायरनमेंट के साथ है और एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या जो इम्पैक्ट है उसको स्टडी करेंगे। तो हम इसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं इंटरैक्शन। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है कि आमना सामना होना। ठीक है, इंटरैक्शन किस किस का? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स का कह लें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कह लें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद देयर इन्वायरमेंट जो इंटरैक्शन है उसकी बात चल रही है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव माइक्रोबायोलॉजी। सो बेसिकली द वर्ड माइक्रो और बायोलॉजी ये दो अल्फाज हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल और बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ, लिविंग थिंग्स, तीनों जो है सिनोनिमिकली हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स, और इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये यहाँ से हमारा जो नई चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मेरीन बायोलॉजी। अच्छा, मैंने इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया। उसकी वजह यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करें।
ओके, अब हम इन्हें समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, बेसिकली फ्रेश वाटर जो है ये होता है जो जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, जो कॉमनली हम पी सकते हैं, जो हम पानी पीते हैं इसमें नॉर्मल मिकदार होती है नमक की, उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। अब हमारे यहाँ जो ज़मीन से पानी आ रहा है तो वो बहुत गंदा, लेकिन हमें मजबूरी उसको फ्रेश वाटर कहना पड़ता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, हालांकि वो पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है और वो फ्रेश भी नहीं होता। ठीक है, तो हम जो फिल्टर प्लांट्स पे जाते हैं और ये वो सारी चीज़ें, उसको भी हमें फ्रेश वाटर कहना पड़ता है। मेनली अगर हम देखें कि जो फ्रेश वाटर है ये हमारे पास आता कहाँ से है, इसका तरीकाकार दो मेथड्स हैं कि जो ये हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। एक तो जो हमारी पहाड़ी इलाके, वहाँ पे बर्फ़ बहुत जम चुकी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता सूरज की गर्मी से पिघलती है, उससे नदी नाले बनते हैं, रिवर्स बनते हैं, और वो रिवर्स बह बह के हमारे पास आ जाते हैं और उन्हीं से हम अपने पानी को ले लेते हैं। दूसरा फ्रेश वाटर का जो तरीकाकार है ऑब्टेन करने का, दैट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है ये स्टार्ट होती है जब सूरज की गर्मी से जो ओशियंस है, समुंदर है, उनके ऊपर गर्मी पड़ती है और वहाँ से पानी के बुखारात ऊपर उठते हैं और वो बादल बन के ज़मीन पे आ जाते हैं, और जब वो बरसते हैं, बारिश बन के बरसते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं और ज़मीन उस पानी को जज़ब करके ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरे बना लेती है। दिस इज़ द अनदर मीन, और हम पानी उसको खुदाई करके नीचे ज़मीन में बोर करके जाके उस पानी को अटेन कर लेते हैं। सो बेसिकली अब हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं फ्रेश वाटर के। एक है जो डायरेक्टली फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइस, जो कि हमारे पास वो ग्लेशियर्स के ऊपर है, और सेकेंडली वो समुंदर से पानी जो वाटर साइकिल के ज़रिए सर्कल में वापस आ रहा है हमारे पास। सो इसीलिए हमारे पास फ्रेश वाटर जो होता है उसकी जो मिकदार होती है नमकियात की, उसके अंदर वो कम होती है, और यहाँ पर रहने वाले जो इन पानियों में रहने वाले जो जानदार होते हैं उनकी लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होता है। ठीक है ना, जिस तरह आप लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है और एक ऐसा बंदा जो कहीं दूसरी किसी अफ्रीका के मुल्कों में रहता है उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, आप अपने आप को फ्रेश वाटर समझें और अफ्रीका वाले को जो है ना मरीन वाटर समझें। ठीक है, तो बेसिकली ये देखें कि ये हमारा फ्रेश वाटर है तो हम इसमें डिफरेंट लाइफ के पैरामीटर्स होंगे, जब उनकी स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना होता है कि इसमें सबसे पहले फ्रेश वाटर बायोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है कि जी इट इज़ द टाइप ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, और फिर दूसरा इसका पॉइंट बनाना है कि फ्रेश वाटर के जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हम उनके हिसाब से उनकी स्टडी करते हैं। अब आ जाए मेरीन वाटर के ऊपर, अफ्रीका के लोगों के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली मेरीन जो है ये इसलिए मैंने इसको अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस बहुत टफ होती हैं। समुंदर का जो पानी होता है ना, इसमें नमकियात भी ज़्यादा होते हैं और मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसके मुताबिक, लोग मीन्स कि यहाँ पे रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उसने इसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। एग्जैक्टली इसकी भी हम डेफिनेशन पहले यही करेंगे कि जो मेरीन में यानी कि समुद्री इलाकों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके मुताबिक ये सारी चीज़ें एडजस्ट हुई हैं। सेकेंडली फिर उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे ये चीज़ों को डिस्क्राइब करना है और इनको इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, राल अभी यूज़ नहीं किया था मैंने, इसलिए रखा हुआ था कि मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन वाटर बायोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, क्लियर, ये था हमारा इससे रिलेटेड का कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी मेरीन वाटर की ऑर्गेनिज्म को उठा के फ्रेश वाटर में लेके जाते हो उसकी डेथ हो जाएगी, और फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म को उठा के मेरीन वाटर में लेके आओगे तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। यानी आप अफ्रीका चले जाएं, जिंदा रह सकते हैं? नहीं, बड़ी मुश्किल है यार, इतनी गर्मी कौन बर्दाश्त करता है। अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की नहीं, वहाँ पर तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है, वहाँ पर तो बीचेस भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन बात चल रही है अफ्रीका के वो दूर दूर सहराई इलाके जो उनके हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं होती है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि फ्रेश वाटर यानी कि फ्रेश एनवायरनमेंट, हमारे वाले अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है। ओके, सिमिलरली वहाँ से जो बंदा इधर आएगा उसके लिए काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं। अगर हम इसको इन सीरियस नोट अगर हम देखें तो बेसिकली कि जो पहले ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे नमकियात की कमी है, अगर वो निकल कर ऐसे में चला जाएगा जहाँ पे नमकियात यानी कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसके लिए लाइफ को मेनटेन करना, अटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओके जी, सो नेक्स्ट हम आगे, नेक्स्ट हमारी ब्रांच आ रही है दैट इज़ पैरासाइटोलॉजी। ठीक है जी, ओके, सो पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है, पैरासाइट और फिर लॉजी आ गया।
ठीक है जी। तो पैरासाइट होते हैं, हमें पता है कि ये किसी भी होस्ट में जाएंगे और उस होस्ट के अंदर जाके उस होस्ट की सारी बायोमैकेनिक मशीनरी जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको वीक करेंगे, इवन दो समटाइम्स उसको किल भी कर देते हैं और अपना बेनिफिट लेके बाहर चले जाते हैं। तो इनकी मिसाल मैं अक्सर देता होता हूँ पैरासाइट्स की कि ये बिन बुलाए मेहमान हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी दिन आपके घर कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाएं और वो आपके घर पे आके रहना शुरू कर दें, आपके घर की चीज़ें भी तोड़ें, आपको नुकसान भी पहुंचाएं और आप उनको खाना भी खिलाएं, सारा कुछ दें, लेकिन वो जाते जाते भी आपकी चीज़ों को तोड़ के आपके बच्चों को चपेड़े मारें, थप्पड़ मारें, उनको मार मूर के भी वापस चले जाएं। तो पैरासाइट्स ऐसे ही होते हैं, अपने होस्ट की बॉडी में जाते हैं, होस्ट की फूड लेते हैं, होस्ट से शेल्टर लेते हैं, उससे प्रोटेक्शन लेते हैं और इन रिटर्न उसको नुकसान दे के जाते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स जो हैं ये हमारे पास इस तरह की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडीज जो होगी दैट इज पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, पैरासाइट्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स वायरस भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स थर्ड टाइप के भी होते हैं दैट इज द जिस तरह हमने प्लाज्मोडियम की एक एग्जांपल पढ़ी है मैट्रिक में, वो ना तो बैक्टीरिया है ना ही कोई वायरस है, वो एक टाइप ऑफ आप कह सकते हैं दैट इज प्रोटोजोआ वो होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स हमारे पास बहुत कुछ टाइप्स है फंगस की, वो भी पैरासाइट होती हैं। ठीक है, तो मेनली आपने ये चार चीज़ें याद रखनी है पैरासाइट जब भी आ जाए। अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि ये माइक्रोस्कोपिक ही हो, ये मैक्रोस्कोपिक अपनी आंख से भी हम देख सकते हैं। जिस तरह से बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ लोगों की स्किन के ऊपर फंगस लग जाती है, दैट फंगस इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरासाइट। कभी कभार ना वो जो रिंग वर्म होता है ना, वो रिंग की फॉर्म में या यहाँ पे वो जिसको हम आम जुबान में चांडी कहते हैं वो भी लग जाती है, वो भी फंगस ही लगती है। ठीक है, और वो हमारी बॉडी से एनर्जी ले रही होती है, हमें नुकसान दे रही होती है, लेकिन वो ज़रा छोटे लेवल पे होती है, हमें फील नहीं होता कि इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान उसका भी हो रहा होता है। सो दैट पैरासाइटोलॉजी में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि किस तरह से होस्ट और जो बाकी चीज़ें उनका कोरिलेशन है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जी दैट इज ह्यूमन बायोलॉजी। ओके जी, ह्यूमन बायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये वही ब्रांच है जिसके लिए आप ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, इसीलिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। तो या अगर आपके माइंड में है कि आपको बायोलॉजी आसान लगती है या आपको ह्यूमन के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो असल चीज़ यही है ह्यूमन बायोलॉजी, यानी कि ह्यूमन के बारे में पढ़ना, ह्यूमन की बॉडी के बारे में पढ़ना, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसके हर एस्पेक्ट को डिस्कस करना, उसकी हिस्टोलॉजी को स्टडी करना, ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इवन कि हम इसके ह्यूमन बिहेवियर को भी यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट इसमें से पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सोशियोलॉजी। ओके, सो सोशियोलॉजी टिपिकली या सोशियोबायोलॉजी लिख लेते हैं इसको, दैट इज सोशियोबायोलॉजी। अच्छा, अब ये सोशियोबायोलॉजी जो है ये टिपिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ह्यूमंस के बिहेवियर के साथ डील करती है। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा सोशल बिहेवियर आता है, सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ। कम्युनल लाइफ मीन्स कम्युनिटी के हवाले से जो लाइफ चल रही है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक सिर्फ मतलब सिंपल अगर लिखना चाहे तो पॉइंट लिख सकते हैं कि कम्युनल लाइफ यानी कम्युनिटी में रहते हुए जो उसकी लाइफ होती है, कम्युनल लाइफ के बारे में जब आप स्टडी करते हैं। ठीक है जी, दैट इज बेसिकली द सोशल बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये भी 3 वर्ड्स बायो, टेक्नो और लॉजी इनके साथ मिलकर बनी हुई है। अच्छा, इसको समझना भी बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग कितने खुदगर्ज हैं, यानी ह्यूमंस की बात हो रही है। ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही, ह्यूमंस की बात हो रही है। ओके, सो लॉजी मीन्स स्टडी, टेक्नो मीन्स टेक्निक और बायो मीन्स लाइफ। ओके, हम स्टडी करते हैं उन टेक्निक्स की और उन टेक्निक्स को हम लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं,
लाइफ में हमारे पास अदर देन ह्यूमन की बात हो रही है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, सबकी, और उनसे जो हम बेनिफिट्स ले सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो बेसिकली दिस इज टिपिकल टाइप ऑफ ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन के बेनिफिट की बात करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि हम किस तरह से किसी भी जिंदा चीज जो कि लाइफ रखती है उससे फायदा उठाने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि वी आर गोइंग टू गेन और अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स और लर्न डिफरेंट टेक्निक्स एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारे पास ये बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ओके जी, इन द लास्ट हमारे पास एक एक्स्ट्रा ब्रांच दैट इज़ योर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये आगे जाके हमने ये वर्ड बार बार यूज़ करना है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज़ पैथोलॉजी। ये बेटा बुक में नहीं है, लेकिन चूंकि ये वर्ड बार बार यूज़ होना है तो मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, पैथो मीन्स डिजीज, पैथो मीन्स डिजीज और स्टडी ऑफ डिजीजेस इज नोन एज पैथोलॉजी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपके लिए इसको रिव्यू करना और देखना, बुक से पढ़ना आसान हो जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, देन हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी, देन माइक्रो बायोलॉजी के बाद फिर फ्रेश वाटर और मेरीन बायोलॉजी, फिर उसके बाद हमारे पास पैरासाइटोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और लास्ट पे पैथोलॉजी आती है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।